हमारे साथ इसमें मौजूद है एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर आरसी कपूर साहब। कपूर साहब, इसरो का आदित्य 11 मिशन जो है अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, हॉलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल सही बात है और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि इसको सही ढंग से इच्छित ऑर्बिट के अंदर जो है डालने के लिए जो आज इसरो ने प्रयास किया है एक बर्न्स के ज़रिए, तो वाकई में फिर आने वाले समय में अब इसकी ट्रेजेक्ट्री का अध्ययन किया जाएगा और इसकी ट्रेजेक्ट्री को और जो कुछ भी करेक्शंस करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिहाज से ऑब्जर्वेशंस तो जारी रहेंगी। ट्रेजेक्ट्री की आपने बात की, तो किस तरह से इसे जो है ट्रेजेक्ट्री पर नज़र रखी जाएगी, किस तरह से मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी? देखिए वो टेलीमेट्री के ज़रिए है, जो सैटेलाइट के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहता है, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी डायरेक्शन चलने की, वो सारे जो ऑर्बिटल एलिमेंट्स जो एक किस्म से होते हैं कि इन स्पेस कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तो उसकी क्या दिशा है और चलने की उसकी गति क्या है, और कुछ समय बाद वो उसकी जो नई पोजीशन है दूर तारों के सापेक्ष वो हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से हमको फिर जो है एक ऑर्बिट कैलकुलेशन की जो एक वो पहले से जो एक प्रोग्राम तय रहता है उसके अंदर हम ये पैरामीटर्स डाल के तो ट्रेजेक्ट्री का हम जो है वो एसरटेन करते हैं कि वो जो ट्रेजेक्ट्री है जैसी प्लान्ड है क्या उस तरह से है या उससे ये बहक रहा है। तो वो बहकने वाली जो बात है तो वो तो कुछ एक टाइम पीरियड हमको देना पड़ता है, तो क्या वाकई में जो है ये अपने पथ से थोड़ा सा हटा है या नहीं, तो उसको फिर करेक्शन के ज़रिए जो है उसको रास्ते पर फिर से लाए जाने का वो रहता है प्रयास। अगर हम पेलोड्स की बात करें, जिसमें जो पेलोड्स लगे हैं 7 पेलोड्स, किस तरह से वो काम करेंगे, क्या मकसद है इस पूरे मिशन का? आपने यहाँ पे तस्वीर लगा के रखी है, अगर इस तस्वीर के ज़रिए आप हमें समझाएंगे कि पेलोड्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं और किस तरह से जो है ये पेलोड्स काम करें। देखिए ये आप यहाँ पर देखिए, ये स्यूट है, ये अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। VELC ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है और स्विस या सोलर विंड के अध्ययन के लिहाज से है। और हीलियोस जो है ये हाई एनर्जी एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर है और ये लो एनर्जी के लिए है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये प्लाज्मा एनालाइज़र है। इधर मैग्नेटोमीटर्स हैं, जो इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा और के लिहाज से और उसकी क्या इंटेंसिटी है उसके अध्ययन के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर लगे हैं। और इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का टेस्ट हुआ और उनकी तरफ से जो आउटपुट आई वो भी काफ़ी एनकरेजिंग थी। जैसे कि आपने स्यूट की इमेजेस देखी होंगी, वो अलग अलग फ़िल्टर्स में जो कि 2000 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के अंदर आते हैं वर्णक्रम के, तो अल्ट्रावायलेट वो रेंज है। तो उसमें बहुत सारी इमेजेस इसरो ने हमारे सामने पेश की हैं। उसके अलावा जो कोरोनाग्राफ है उसकी उसके कंपोनेंट्स हैं, जो सूर्य को देखने के लिहाज से उनकी एक्टिविटी को टेस्ट किया गया। और इसके अलावा हीलियोस के ज़रिए हमको सूर्य पर जो एक्सरे फ्लेयर्स पैदा हुई हैं उनका डिटेक्शन हुआ है। तो काफ़ी एनकरेजिंग रही है अब तक की यात्रा। और अब चूँकि ये हेलो ऑर्बिट में इसको डालने का जो है पहला स्टेप जो है आज हो गया है, तो आने वाले समय में एक तो ये तय किया जाएगा कि निर्धारित हेलो ऑर्बिट में ये बन गया है या नहीं। फिर इसके बाद जो है हर महीने या ऐसे कुछ अंतराल के बाद वो स्टेशन कीपिंग के जो है वो प्रोसेस रहती है, तो वो चलती रहती है। मिशन लाइफ 5 साल की है, उम्मीद करते हैं कि इससे भी आगे जाएगा। अगर हम कोरोनाग्राफ की बात करें तो क्यों ज़रूरी है कोरोना का अध्ययन करना की? देखिए सूर्य का जो सतह का तापमान है वो करीब 5700 डिग्रीज़ है। अगर हम सूर्य से जब बाहर जाते हैं तो अचानक जो है गैसों का तापमान घट के एकदम से बढ़ जाता है, तो वो जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला इलाका है वो एकदम वो बहुत ही विरल प्लाज्मा है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हीलियम, न्यूक्लाई, वो सब बहुत विरल है। इतना विरल है कि पृथ्वी के वातावरण के मुकाबले वो 10,000 अरब गुना कम घना है। तो यदि आप वहाँ हों तो आपको पता ही नहीं चलेगा, हम दूर से उसको देखते हैं तो वो हमको कोरोना के रूप में नज़र आता है। तो ये इतना गर्म क्यों है, जबकि सूर्य की सतह जो है इसके मुकाबले बहुत
कम टेम्परेचर पे है। तो सूर्य के भीतर जो होने वाली हलचल है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनका अध्ययन किया गया। उनके ज़रिए ये समझने की कोशिश की गई कि कोरोना इतना गर्म क्यों है, लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरह से समझ में अभी नहीं आई है। तो आदित्य L1 जैसे कि दूसरे भी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, उनके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम फिर अपनी थ्योरीज़ में उन नई फाइंडिंग्स को फिट करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी तस्वीर को और बेहतर करते जाते हैं। और उस लिहाज से फिर हम उन प्रोसेसेस को ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे। प्रयास उस लिहाज से है। सौर तूफ़ानों की हम बात करें और या फ्लेयर्स की बात करें, जिस तरह से हम देखते हैं सोलर फ्लेयर्स होते हैं, तो इनको समझने के लिए ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से ये सोलर फ्लेयर्स उठती हैं? जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य की सतह पर हमको काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन दिनों वो कुछ ज़्यादा संख्या में हमें नज़र आ रहे हैं। ये काले धब्बे, इनको हम सनस्पॉट कहते हैं। वहाँ जो टेम्परेचर है बाकी सरफेस के मुकाबले करीब 2000 डिग्री कम होता है, तो इसलिए उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, इसलिए वो काले होते हैं, नज़र आते हैं। और लेकिन वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है। सूर्य की एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लाज्मा है, उनकी आपस की जो वो एक उलझाव है, उसके तहत जो है अचानक जो है बहुत अपार ऊर्जा जो है वो उसका विसर्जन होता है। तो हम तो एक्सरेज में, ऑप्टिकल में, अल्ट्रावायलेट में अचानक जो है बढ़ी हुई रोशनी दिखती है। इनको हम फ्लेयर्स कहते हैं, जो कि एक कन्फाइंड एरिया से आता है। तो ये करीब 8.25 मिनट में हम तक पहुंच जाता है, क्योंकि प्रकाश की गति से ये इन्फॉर्मेशन आती है हम तक। एक तो इनके अध्ययन के लिहाज से जो है वो हीलियोस और सोलेक्स जो हैं वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं। तो इनकी वजह से जो है पृथ्वी के ऊपर जो है हलचल मचती है बाहरी वातावरण में, चूँकि वो एनर्जी जो अब तक आई, तो पृथ्वी के वातावरण में आयनोस्फीयर में जो कण हैं उनको एनर्जी मिलती है, तो वो फिर जो है उसको हम विभिन्न तरीक़ों से उनका अध्ययन करते हैं। इनसे जुड़े हुए जो हैं सूरज पर कोरोनल मास इजेक्शंस हैं। वो कोरोना के अंदर जो है अचानक प्लाज्मा के भपके जो हैं वो हाईली मैग्नेटाइज्ड रहता है, उसको बाहर की तरफ फेंका जाता है। तो ये एक किस्म से ये गैशियस मास है जो कि सूर्य की तरफ से चलती है। वो कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो पृथ्वी तक आते आते उसको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो जब ये सब बाढ़ जो है एक किस्म से L1 बिंदु तक पहुंचेगी, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो काम करेंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे। तो तब फिर एक चेतावनी जो है ग्राउंड स्टेशंस को आती है कि कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब हमने ज़्यादा डेंसिटी जो है सोलर विंड में डिटेक्ट की है। तो फिर जो है हम अपने सैटेलाइट्स को और इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स को जो है चेतावनी दे सकते हैं, और फिर जो है एहतियात बरती जा सकती है, ताकि ये जो बढ़ा हुआ जो कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से जो आयनाइज्ड मैटर हमारे आयनोस्फीयर में आके डिपॉजिट हो गया है, तो किस प्रकार से हमको जो है प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि इसका असर जो है कम्युनिकेशन पर और पोजीशनिंग पर भी हो सकता है। क्योंकि जीपीएस सिस्टम जो है जिस मॉडल पर काम करता है उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। तो एनहांस्ड डेंसिटी जो है, बढ़ी हुई डेंसिटी, उसमें फिर जो है जब तक वो एडजस्ट होगा तब तक जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये जो अलर्ट्स जारी होती हैं वो उस लिहाज से फिर जो है ये काफ़ी काम के हैं L1 की पोजीशन पर जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो इसरो तैयार है अपने आदित्य L1 मिशन से सूर्य से जुड़े कई और रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।